हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट को पढ़ने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें, वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत पेश आएगी रिएक्ट को सीखने से पहले। तो इस जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर वो तकरीबन सारे टॉपिक्स मौजूद हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं रिएक्ट के अंदर। हम जावास्क्रिप्ट की जो प्रैक्टिस है वो एक कंपाइलर के अंदर करेंगे, और उसके लिए आप एक कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं वन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेंगे। आप भी कोई भी जो अपना कंपाइलर है ऑनलाइन वो फ़िलहाल के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जावास्क्रिप्ट आपकी जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपने सिंपल HTML और CSS के पेजेस के अंदर डायनामिकली वैल्यूज़ और डाटा को मैनिपुलेट और वैलिडेट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आप अगर किसी सिंपल सी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आप लॉगिन फॉर्म अपना क्रिएट करते हैं, तो जो आप लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं उसको जो वैलिडेट कर रही होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी जावास्क्रिप्ट ही वैलिडेट कर रही होती है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम अपने वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक से स्टार्ट होंगे और हम इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें क्लियर अच्छे से करना चाहिए ताकि हमें रिएक्ट को सीखने से पहले उस चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो बेसिकली आपके ब्राउज़र के अंदर रन होता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपकी एक ब्राउज़र साइट की लैंग्वेज है, ये ब्राउज़र के अंदर रन होती है। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले वेरिएबल्स को देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे और डाटा को मैनिपुलेट किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दो तरीके हैं। हम किसी भी वेरिएबल को कॉन्स्ट करके डिक्लेयर कर सकते हैं, आप कांस्टेंट करके कोई भी नाम उसका दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नाम लैपटॉप नेम। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैमल केस की नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं। कैमल केस का मतलब है फर्स्ट लेटर स्मॉल, देन स्टार्टिंग अगर उससे नेक्स्ट लेटर होगा उसके साथ अगर हमने मैच करना है तो वो कैपिटल होगा, इसके साथ इसका जो नेक्स्ट होगा वो भी कैपिटल होगा। हम इसको क्या बोलते हैं, कैमल केस बोलते हैं। आप किसी भी वेरिएबल का नाम स्टोर करने के लिए कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैक लैपटॉप। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका जो कांस्टेंट का कीवर्ड है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम या थ्रू आउट द इस फंक्शन की जो स्कोप है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप इस लैपटॉप के नेम को चेंज करेंगे और इसका जो डेटा आपने जो डिक्लेयर किया हुआ है वो कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है तो इसकी वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हमेशा प्रोग्राम आपको क्या करेगा, एक एरर थ्रो कर देगा। इसी तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं लेट। हमारे पास बेसिकली लेट के अंदर जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी टाइप को हम नीचे चेंज कर सकते हैं, वो एक चेंजेबल टाइप है। तो इसके अंदर हम लोग लेट से हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल नेम, और यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ LDA यहाँ पे। अब बेसिकली अगर मैं इस स्कूल नेम को चेंज करना चाहूँ तो मेरा ये स्कूल नेम इजीली चेंज हो सकता है, बट अगर मैं इस लैपटॉप नेम को चेंज करना चाहूँगा तो ये मेरा नेम चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टाइप है। तो आपने इन चीज़ों का प्रोग्राम के अंदर जहन में रखना है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे होंगे तो हमारी अगर कोई ऐसी डेटा टाइप होगी या ऐसा डेटा सेट होगा जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू को चेंज नहीं करना तो हम उसको हमेशा कांस्टेंट टाइप के साथ डिक्लेयर करेंगे। और ऐसी चीज़ जिसको हमें लगता है कि इसकी प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट हम कहीं ना कहीं वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कैसे कर सकते हैं।
सो बेसिकली इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंसोल के अंदर वैल्यू को प्रिंट करते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा और मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा, उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूंगा, और जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ गया, इसकी वेरिएबल वैल्यू आ गई है मैक लैपटॉप। इसी तरह अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है तो आप उसको कोमा के अंदर लिखेंगे तो वो वैल्यू आपकी एज इट इज प्रिंट होगी। अगर आप विदाउट कोमा उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। लेट्स हम इसको इस एग्जांपल को भी रन करके देखते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो लैपटॉप है उसकी जो वैल्यू है वो मैक लैपटॉप है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो हमने एक वैल्यू दी थी जिसको हम हार्ड कोडेड प्रिंट करना चाह रहे थे, कोमा सेपरेट की मदद से मैंने उसको हार्ड कोडेड भी प्रिंट कर लिया है। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेसिक एग्जांपल्स के अंदर हमने ये देख लिया कि हम कांस्टेंट टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट क्या होती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग स्कूल नेम भी प्रिंट करना चाहते हैं, आप इसके साथ स्कूल नेम भी प्रिंट कर सकते हैं। आपने क्या प्रिंट करना है अभी तरीका बताया, कोमा डाल के आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी डायनामिक वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, स्कूल नेम को चेंज करना चाहते हैं, तो अब आपको इसको दोबारा टाइप को डिक्लेयर नहीं करना, आप यहाँ पे लिखेंगे स्कूल नेम और इसकी जो है न्यू वैल्यू जो है वो आप दे देंगे। यहाँ पे लेट्स पे मैं लिख देता हूँ DPS। तो अब आपके ख्याल में यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, क्या यहाँ पे LDA प्रिंट होना चाहिए इसकी जगह या DPS प्रिंट होना चाहिए। हम इस चीज़ को रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। जैसा कि जावास्क्रिप्ट ने कांस्टेंट वैल्यू में पहले स्कूल नेम की वैल्यू जो है वो LDA पड़ी, उसके बाद उसने नीचे ही वाली लाइन में देखा कि स्कूल की वैल्यू जो है वो अब चेंज हो चुकी है, और हम जो कंसोल कर रहे हैं, डाटा प्रिंट कर रहे हैं, वो वैल्यू चेंज करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं, जिसकी मदद से हमें जो वेरिएबल की लेटेस्ट वैल्यू अपडेट हुई है हमें वहां पे वो मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये भी चीज़ देख सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को जो है वो कमेंट किस तरह कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर किसी भी लाइन को आपने कमेंट करना है तो बेसिकली आप क्या करते हो, ये फॉरवर्ड स्लैश को 2 दफ़ा लिखते हो तो आपकी वो वाली लाइन ऑफ कोड कमेंट हो जाती है। दैट्स मीन कि जावास्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट हो रही होगी तो वो उस पर्टिकुलर लाइन को रीड आउट नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप अब प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन रीड आउट नहीं हो रही और यहाँ पे फिर से LDA हमें प्रिंट हुआ हुआ मिल रहा है। अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक्स डेटा टाइप्स को स्टडी करते हैं कि जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली डेटा टाइप है जिसको मैंने स्कूल नेम कहा है, हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कॉन्स्ट फोन नंबर हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, हम एक नंबर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम नल भी कहते हैं। लेट्स से आपके पास कोई वेरिएबल है, स्टार्टिंग में आप उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं देना चाह रहे तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को नल रख सकते हो। इसके लिए हम लोग होम नेम कर देते हैं और इसकी वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, नल रख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक जो डेटा टाइप होती है वो होती है अरे। ARR को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एक डेटा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं OBJ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग मज़ीद बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे, इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि अरे डेटा टाइप्स को अंदर वैल्यूज़ किस तरह स्टोर की जाती हैं, इसके अंदर से डेटा को गेट किस तरह किया जाता है। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, क्योंकि ये ऐसी बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि हमें रिएक्ट में बार बार डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और हम इसको एक डीप तरीके से देखेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। लेट्स से मैंने इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स के नाम रख देता हूँ। मैंने इसके अंदर नाम रख दिया अली, मैंने इसके अंदर नाम रख दिया अब्दुल, मैंने इसके अंदर नाम रख दिया बिलाल, मैंने इसके अंदर फिर से नाम रख दिया अतीक, मैंने इसके अंदर फिर से जो है वो नाम एक रख दिया दोबारा से अब्दुल। तो अगर आपके थोड़े से कोडिंग प्रोग्रामिंग के स्किल्स आपके अगर थोड़े से हों तो आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से नॉलेज होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अरे होती है या अरे का मेथड
इंडेक्स की शक्ल में हमारा डाटा स्टोर करता है। जैसा कि ये अली है तो ये अरे के इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर हुआ होगा, अब्दुल इंडेक्स के अरे नंबर 1 पे स्टोर हुआ होगा, इसी तरह 2 पे, 3 पे और ये 4 पे स्टोर हुआ होगा। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप आती है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर हम लोग जो डेटा को स्टोर कर सकते हैं वो बेसिकली क्या होती है, एक की के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। लेट्स से कि आपने कह दिया कि आपके पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है, तो हम क्या कहते हैं कि नेम है, इसको आप इक्वल कर दो अब्दुल के, ठीक है। इसी तरह आपने कॉमा सेपरेटेड, नेक्स्ट आप कह देते हो कि यार जो उसकी एज है उसको कर दो 19। इसके बाद आप उसको कह दो जो उसका स्कूल है उसका जो है वो आप कर दो उसको कंकॉर्डिया कर दो, ठीक है। आप इस तरह की मदद से अब आप अगर ऑब्जेक्ट की नेम की वैल्यू को गेट करेंगे तो आपको अब्दुल मिलेगा, एज की वैल्यू को गेट करेंगे तो 19 मिलेगा, स्कूल की वैल्यू को गेट करेंगे तो कंकॉर्डिया मिलेगा। हम इन सारी की सारे मेथड्स को, चीज़ों को बहुत डिटेल्स के अंदर नीचे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हम इसके अंदर डिटेल्ड तरीके से कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे जो फंक्शंस हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो अगर हम लोग फंक्शंस को पहले सीख लेंगे तो हमारा इन चीज़ों की मैनिपुलेशन के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 2015 के अंदर फंक्शंस की जो एक टाइप को डिक्लेयर किया गया वो है फैट एरो फंक्शन। तो हम इसके अंदर फैट एरो फंक्शंस को ही देखेंगे। तो फैट एरो फंक्शंस बेसिकली आपके सिंपल फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो एक शॉर्टर है। और अब इसके अंदर हम लोग मजीद चीज़ों को देखेंगे कि फैट एरो फंक्शन को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि फैट एरो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद आप अपने फंक्शन का नेम रखते हैं। लेट्स से आपने अपने फंक्शन का नेम रख दिया कैलकुलेट, ठीक है। आपने इसका क्या नाम रख दिया, कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब है कि या तो ये सब्ट्रैक्शन कर सकता है या ये एडिशन कर सकता है। जो भी काम हमने इस फंक्शन की बॉडी के अंदर लॉजिक लिखेंगे हम उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। आपने सबसे पहले कांस्टेंट टाइप पे ऊपर एक फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन डालने के बाद पैरेंथेसिस के बाद आपने इस तरह के अंदर, ये आपका बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन के अंदर एक कंसोल प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जीक्यूट के लाइक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सेम एज इट इज़ इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है। तो एक तो तरीका यह है कि मैं इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर दूं। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल करूंगा तो जब जावास्क्रिप्ट चलेगी तो ये क्या मतलब हमारे लिए क्या आउटपुट देखते हैं, हम इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट ने इन सारी लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया और मैंने इस फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर किया और नीचे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हुआ है कंसोल एग्जीक्यूट। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर ये कंसोल चला तो ये मेरा फंक्शन जो है ये चल रहा है, ठीक है। इसी तरह अब लेट्स सपोज कि मैं इस फंक्शन के अंदर जो है वो लिखना चाह रहा हूँ कि मैं इस फंक्शन को, ये एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो दो वैल्यूज़ को क्या करता हो, ऐड करता हो। क्या करता हो, ऐड करता हो। तो लेट्स से कि मैं इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास करता हूँ। मैं कहता हूँ ए वैल्यू आ रही है और एक वैल्यू बी आ रही है और मैं इसको जो है यहाँ पे एंटर करके प्रिंट कर देता हूँ ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे a प्लस बी को एग्जीक्यूट कर दिया और मैंने यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो कंसोल के अंदर कर देता हूँ ताकि आपको इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होती भी नज़र आए, ठीक है। अभी मैं ये a और b की वैल्यूज़ को जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँगा तो मैं इसके अंदर a और b की कोई भी वैल्यूज़ को इंसर्शन कर सकता हूँ। मैं लेट्स से कहता हूँ कि a की वैल्यू को कंसीडर करो 10 और b की वैल्यू को कंसीडर करो 5। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि जी मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे किस नाम से गेट करूँगा। तो आपने इस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर माइंड में रखना है कि आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन को वैल्यू पास कर रहे हो आप उसको कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे 10 अगर पास किया है तो मैं जो फंक्शन की बॉडी के अंदर जो पैरामीटर कर रहा हूँ तो मैं उसको किसी भी वेरिएबल नेम से उसको मैं गेट कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने इस 10 को ए वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लिया और मैंने बी को
5 को b के अंदर स्टोर कर लिया। आप a की जगह नाम कुछ भी रख सकते हैं, b की जगह नाम कुछ b रख सकते हैं, और यहां पे आप वैल्यू कुछ b पास कर सकते हैं। इस बात को आपने जहन में रखना है, ठीक है। अगर मैं यहां पे अब 10 + 5 करूंगा तो मेरे पास कंसोल के अंदर जो रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 15 होना चाहिए। लेट्स से हम देखते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि मेरे पास यहां पे जो रिजल्ट है वो 15 प्रिंट हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो बेसिकली इसके अंदर एक रिटर्न का फंक्शन है, रिटर्न का मेथड है कि रिटर्न हमारे लिए क्या काम करता है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे a को b के अंदर क्या किया, प्लस कर दिया। अब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे कोई भी आउटपुट शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को, जो भी सम प्लस हो रहा है, फंक्शन तो एग्जीक्यूट कर गया, लेकिन मैंने इस फंक्शन को किसी भी इस कैलकुलेट के अंदर मैंने स्टोर ही नहीं करवाया। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूं, मैं यहाँ पे अगर कंसोल के अंदर इस फंक्शन को चलाता हूं, console.log, तो आप ये देखेंगे कि स्टिल ये हमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? अब यहाँ पे हमारे पास एक अनडिफाइंड चीज क्यों आई है? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को प्रिंट किया और इस फंक्शन के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू को जो है वो रिटर्न नहीं किया। रिटर्न को आप सिंपल जितना समझें उतना आसान है कि मैंने कहा कि a + b की वैल्यू तो मैंने ऐड कर दी है, लेकिन मैंने इस फंक्शन के अंदर उसको स्टोर नहीं किया, जिसकी वजह से जब मैं कंसोल कर रहा हूं तो मुझे अनडिफाइंड शो हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार ये जो a + b का रिजल्ट है मुझे कंसोल में प्रिंट हो, तो हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर, और जहां पे ये फंक्शन कॉल कर रहा होगा तो रिटर्न की वैल्यू हमें वहां पे प्रिंट होती हुई नजर आएगी। तो लेट्स से मैं इसको क्या करता हूं, रिटर्न के कीवर्ड के साथ मैंने इसको a + b किया। अब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड शो नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू शो होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि a + b की जो भी वैल्यू है उसको ऐड करो और रिटर्न कर दो, इस कैलकुलेट के फंक्शन के अंदर इसको स्टोर कर दो। तो बेसिकली मुझे क्या हुआ कि मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। तो ये फैट एरो फंक्शन के अंदर रिटर्न हमारा क्या काम करता है, फैट एरो फंक्शन को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, ये पैरामीटर्स के नेम्स को हम क्या रख सकते हैं, वैल्यूज कैसे पास करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, और इस चीज़ों में हम आने वाली और रिएक्ट की ट्रेनिंग्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट चीज़, अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास क्या आ रही है। तो बेसिकली अब हमारे पास जो इसमें हमने ये डेटा टाइप्स देख लिया। टॉपिक नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है कि हम अरे को मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। मतलब कि हम अरे के अंदर जो डेटा है, अगर मुझे कल को इस अरे के अंदर मुझे ज़रूरत पेश आती है कि यार मुझे सिर्फ अब्दुल का नाम का हर डेटा चाहिए, डाटा की मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ नहीं मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे डाटा चाहिए, या मुझे बिलाल के साथ मैचिंग डाटा चाहिए, तो हम इस तरह की जो चीज़ें हैं, डाटा की मैनिपुलेशन है, हम इस तरह की चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रिटर्न के कीवर्ड को हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से देख लिया। अब हम लोग इसके अंदर जो है वो ये लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का तरीका आपको बता दिया था। इस वाले कंसोल को भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो कमेंटिंग पार्ट के अंदर देखेंगे अरे की मैनिपुलेशन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अरे के अंदर हमारे पास जो मेन हम लोग इसके अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो फॉर ईच और मैप को मैं आपको एक ही दफ़ा समझा दूंगा, हम फिल्टर को और फाइंड को और हम इसके अंदर पुश को देखेंगे। अच्छा, अरे की मैनिपुलेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि हम अरे के अंदर डाटा को पुश किस तरह से कर सकते हैं। तो पुश का बेसिकली मतलब क्या है कि हम एग्जिस्टिंग अरे के अंदर अगर कोई और वैल्यू इसके एंडिंग पार्ट पे ऐड करना चाहे तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, अरे डॉट पुश। पुश के अंदर हम नाम दे देते हैं हारिस, और मैं नेक्स्ट अगर इस अरे को कंसोल करूँगा तो बेसिकली मुझे ये वाला जो लास्ट कीवर्ड पुश किया हुआ है ये मुझे क्या होगा, नज़र आएगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप लोग यहां पे देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, और हम लास्ट पे जाके देखेंगे तो मेरे पास इसके अंदर हारिस भी जो है वो इंसर्ट हुआ हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर और चीज़ों को थोड़ा स्टडी करेंगे। अरे के अंदर इसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ों को देखेंगे कि अरे के अंदर हमारा फिल्टर क्या काम करता है।
सो बेसिकली फिल्टर का जो कीवर्ड है अरे के अंदर वो क्या करता है, हमारे लिए हमारी कंडीशन के ऊपर जो चीज़ें मैच हो रही होती हैं उसको अरे के अंदर से फिल्टर कर देता है। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि ARR डॉट फिल्टर और फिल्टर एक फंक्शन है, आप उसको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद इसके अंदर एक और पैरेंथेसिस आएंगी और ये आप अब फिल्टर क्या करेगा, बेसिकली आपको पता है कि किसी भी जो अरे के ऊपर एक लूप की शक्ल में हमारा क्या होता है, वो हर इंडेक्स के ऊपर जाता है और उसको जो है चेक करता है। लेट्स से मैंने फिल्टर चलाया ARR डॉट फिल्टर, तो यहाँ पे जो है वो मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंडिकेट कर रही है कि फिल्टर जब चलेगा तो अरे के अंदर ये वैल्यू पहली दफ़ा जब रोटेशन करेगी तो ये अली की वैल्यू को गेट कर रही होगी, सेकंड रोटेशन के अंदर ये अब्दुल को गेट कर रही होगी, थर्ड रोटेशन के अंदर बिलाल को, इसी तरह अतीक को, इसी तरह अब्दुल को और इसी तरह नेक्स्ट जो हमने भी ऐड किया है हारिस को। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो वैल्यू है, अब वैल्यू के अंदर फर्स्ट टाइम पे मैंने क्या बताया, हमारे पास किसको ये इंटीग्रेट कर रही होगी, अली को, सेकंड पे अब्दुल को। मैं कहता हूँ कि अगर वैल्यू की जो वैल्यू है वो इक्वल टू अब्दुल है तो फिल्टर अब्दुल नाम के जितने भी कीवर्ड इस अरे के अंदर है उनको बाहर निकाले और एक नई अरे के अंदर स्टोर कर दे। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास नई अरे के अंदर कैसे स्टोर करेगा, लेट्स सपोज कि मैं इसको कह देता हूं कांस्टेंट न्यू फिल्टर्ड अरे इक्वल टू। अब यहाँ पे जो भी डाटा है वो फिल्टर होगा वो इस न्यू फिल्टर अरे के अंदर हमें शो होना चाहिए। अब आपने ये भी याद रखना है कि जो फिल्टर मेथड है वो बाय डिफॉल्ट आपको एक अरे के अंदर डाटा को रिटर्न करता है। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं इस फिल्टर्ड अरे को करूंगा तो मुझे अब्दुल नाम का जितना भी डाटा इस अरे के अंदर है वो मुझे एक सेपरेट अरे के अंदर शो हो जाएगा। तो हम इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर डाटा प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या रीजन थी जिसकी वजह से डाटा प्रिंट नहीं हुआ। तो हम इस कोड को रन करते हैं। अब आप यहां पे देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि जो फिल्टर है हमें बाय डिफॉल्ट एक अरे रिटर्न करता है, बट अरे के अंदर कोई भी डाटा उसने हमें रिटर्न नहीं किया। इसकी क्या वजह है कि मैंने फिल्टर तो चला है मेरा, बट मैंने फिल्टर के मेथड के अंदर फिल्टर को बताया ही नहीं कि मुझे क्या चीज़ रिटर्न करनी है और स्टोर करनी है इस न्यू के अंदर। जैसा कि हमने इस चीज़ के अंदर देखा था कि जब हम रिटर्न करते हैं तो ही चीज़ कैलकुलेट के अंदर जाके स्टोर हो रही होती है। इसी तरह मैंने फिल्टर मेथड के अंदर यहाँ पे कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं की थी, जिसकी वजह से जो है वो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर आप इस चीज़ को रिटर्न करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो जो मैचिंग डाटा है वो इसके अंदर अरे के अंदर स्टोर होता रहेगा। तो हमें इसके अंदर अब्दुल 2 दफ़ा लिखा हुआ नजर आएगा। हम इस एग्जाम्पल को दोबारा रन करके देखते हैं। अब आपने देखा कि मैंने उस चीज़ को रिटर्न कर दिया और यहाँ पे जो है वो मुझे 2 दफ़ा जो है वो अब्दुल प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ गया। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसी तरह हमारे पास जो मैप का कीवर्ड है वो भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यही काम करता है। अब मैं इस वाले कंसोल को भी जो है वो सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जी हमारे लिए मैप क्या काम करता है। अब फिल्टर ने क्या काम किया, हमारे लिए वो सारे का सारा डाटा उस अरे के अंदर से फिल्टर करके हमें एक पर्टिकुलर डाटा हमारी कंडीशन के मुताबिक हमें रिटर्न कर दिया। अब लेकिन एक अरे की शक्ल में किया। इसी के साथ साथ हम लोग कॉन्स्ट फाइंड मेथड हमारे लिए क्या काम करता है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, फाइंड मेथड भी मैं इसी अरे के ऊपर लगाऊंगा। आप यहां पे लिखेंगे ARR.find सेम एज इट इज सिंटैक्स। इसके अंदर आप वैल्यू लिख सकते हैं कोई भी आप। अब आपने इस चीज में भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये वैल्यू है तो हमेशा ये वैल्यू ही रहेगी, नहीं, इसकी जगह नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। इस वेरिएबल को इस जगह पे किसी भी नाम से आप इसको गेट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यही एग्जांपल ए और बी के केस में भी देखी थी। सेम एज इट इज ये फैट एरो फंक्शन का सिंटैक्स और यहां पे आप लोग ये लिखेंगे। अच्छा, फाइंड मेथड बाय डिफॉल्ट हमें एक अरे रिटर्न नहीं करता, हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो फाइंड मेथड के अंदर अगर मैं यहां पे सेम वैल्यू लिखता हूं, वैल्यू इक्वल टू, और यहां पे लिखता हूं अब्दुल। ठीक है,
अब मैं इस चीज़ को रिटर्न भी कर देता हूँ क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो भी वैल्यू अब्दुल हो वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाए, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में स्टोर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे लिए कि फाइंड मेथड एग्जीक्यूट किस तरह करता है, फाइंड मेथड हमारा किस किस तरह से चलता है। तो फाइंड मेथड बेसिकली हमारा जो है वो बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट होता है। फाइंड मेथड हमारा फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट जो है ना, फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट सिर्फ हमें वही रिटर्न करता है। वो बेशक उसको इंडेक्स नंबर 0 पे मिल जाए, इंडेक्स नंबर 2 पे मिल जाए, आगे भी बेशक वो इंडेक्स नंबर 5 पे भी डाटा मौजूद होगा, बट वो हमें फर्स्ट जो भी मैच हो जाएगा हमारी कंडीशन के साथ, हमें सिर्फ वो पर्टिकुलर डाटा रिटर्न करेगा। आप इस चीज़ से ये भी कह सकते हैं कि फाइंड के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू हमारी स्टोर होती है जो कि हमारी मैचिंग हो जाती है, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा तो ये फाइंड मेथड को अगर मैं कंसोल करूंगा तो मुझे सिर्फ अब्दुल एक बार मिलेगा। लेट्स चेक इट। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं तो ये देखें फाइंड मेथड जो मैंने एज इट इज वैल्यू प्रिंट कराई और यहाँ पे एक ही बार उसको, क्योंकि अब्दुल इंडेक्स नंबर 1 पे मिल गया तो फाइंड मेथड ने उससे नेक्स्ट अपनी एग्जीक्यूशन को रोक दिया। ठीक हो गया। अब वैल्यू के अंदर ये जो हमारे पैरामीटर्स आ रहे हैं इसके अंदर भी हम लोग मैप में देखेंगे कि हमारे पास मतलब हम अगर एक वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, अगर उसका इंडेक्स नंबर गेट करना चाहते हैं या ओवरऑल अरे को गेट करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं। अच्छा, सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे सेम एज इट इज हमारे पास जो है ना यहाँ पे वो मेथड है मैप। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट मैप मेथड और हम यहाँ पे लिख देते हैं arr डॉट मैप, सेम एज इट इज फैट एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे देखो, अच्छा वैल्यू जो फर्स्ट हमारा फंक्शन का पैरामीटर होता है वो बेसिकली हमारी अरे का इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि यार आपको इसके साथ इंडेक्स भी चाहिए तो आप सेकंड वैल्यू इंडेक्स लिखोगे तो आपको वहां पे इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरी की पूरी अरे चाहिए हर आइट्रेशन के ऊपर तो आप यहाँ पे ओवरऑल मतलब फुल वैल्यू मतलब यार इसके नेमिंग कन्वेंशन आप कुछ भी रख सकते हो। तो आप जो थर्ड पैरामीटर है उसके अंदर आप पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हो अपनी अरे की। तो यहाँ पे सेम एज इट इज फैट एरो फंक्शन हमारे पास उसका सिंटैक्स। और अब मैं यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग करके मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास वैल्यू के अंदर पहली दफ़ा क्या प्रिंट हुआ, ये देखिएगा आप। ठीक है, और वैल्यू के अंदर मैं वैल्यू लिखता हूँ। इसी तरह मैं इस कंसोल को जो है वो 3 दफ़ा लिख लेता हूँ। इंडेक्स फुल वैल्यू और मैं इसके बाद कंसोल के अंदर एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ ताकि मुझे हर आइट्रेशन जो है वो मुझे क्लियर नज़र आए। मैं इसके अंदर ये एग्जीक्यूशन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इस कंसोल को जो है वो प्रिंट भी कर लेता हूँ मेथड को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जीक्यूशन को रन करता हूँ तो देखूंगा क्या क्या आ रहा है। अब ये देखें यहां पे मेरे पास जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस अली को। इंडेक्स ने मुझे बताया कि ये 0 नंबर इंडेक्स पे स्टोर्ड वैल्यू है और फुल वैल्यू के अंदर अगर मैं पूरी अरे को गेट करना चाहता हूं तो मैं एज अ थर्ड पैरामीटर उसकी अरे को गेट कर सकता हूं। अब ये कंसोल की मदद से मैंने मैप की एग्जीक्यूशन देखी कि मैप भी आपको बाय डिफॉल्ट एक अरे रिटर्न करता है, फिल्टर भी आपको बाय डिफॉल्ट एक अरे रिटर्न करता है, बट फाइंड आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो बेसिकली आपने इस चीज की एग्जीक्यूशन को देख लिया है। ठीक है, अब हम यहां पे जाते हैं तो हम लोगों ने अरे की डेटा मैनिपुलेशन को देख लिया। अब हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इनको और अच्छे से समझते हैं कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, लेट्स पॉज। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अब आपने एक चीज़ को नोटिस करना है
कि मैं आपको ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कांस्टेंट कहता हूँ नंबर टाइप की एक वेरिएबल है जिसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये मेरे पास है 10। डन है, ये मेरे पास एक डाटा टाइप है जो कि नंबर की है। इसके बाद मैं एक कांस्टेंट कह देता हूँ स्ट्रिंग टाइप, सॉरी टाइप बेसिकली है उसको मैं इसके अंदर लिख देता हूँ 10। ठीक है, अब यहाँ पे दो देखें, यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर वैल्यू स्टोर जो है वो है 10 और दूसरे के अंदर भी 10 है। बट यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ को देखूँ तो मतलब मेरे पास अगर मैंने इनको कंपैरिजन करना है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक इफ़ का चेक लगाता हूँ, मैं इफ़ के अंदर लिखता हूँ नंबर टाइप अगर इक्वल इक्वल टू है स्ट्रिंग टाइप के, ठीक है, तो इसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे एक कंसोल को प्रिंट कर देता हूँ और कंसोल के अंदर जो है वो मैं क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू मैच। अब आपने एक चीज़ को यहाँ पे गौर से जो कॉन्सेप्ट है वो देखना है कि यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है और मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू लिखा है जिसका मतलब है ये सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। क्या करेगा? सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। अब ये वैल्यू को चेक करेगा तो आपके हिसाब से ये कंसोल चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आइए इसको देखते हैं, हम इसको रन करते हैं। ओके, तो मेरे पास बेसिकली ये देखें, आपने यहाँ पे ये देखा, ये मेरे पास एक कंसोल चला और इसने मुझे कह दिया कि क्या है, वैल्यू मेरी मैच है। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपने गौर करना है और वो ये चीज़ है, इसको मैं कमेंट कर दूं ताकि ये बार बार मुझे शो ना हो। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, वैल्यू इसने क्या कह दिया मुझे, वैल्यू मैच है। बट मेरे पास कोई कंडीशन ऐसी आती है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक नंबर टाइप है और ये एक स्ट्रिंग टाइप है। अगर आप चाहते हैं कि आप डेटा टाइप को भी चेक करें, कि आप डेटा टाइप को भी चेक करें, तो आप यहाँ पर इसके अंदर ट्रिपल इक्वल टू लगा सकते हैं। अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे तो इस चीज़ का मतलब होगा हमारी ये कंडीशन वैल्यू तो चेक कर रही होगी बट इसके साथ साथ ये इसकी डेटा टाइप को भी चेक करेगी। तो अब मैं यहाँ पे अगर रन करूंगा तो ये कंसोल नहीं चलेगा। ठीक है, प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, दैट्स मीन कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट शो हो रही हो। तो अब इसके अंदर हम लोग बेसिकली अब हम इसके अंदर एक और कंडीशन देखेंगे कि मैंने अगर वैल्यू की टाइप चेक करना चाहता हूं तो वो किस तरह कर सकता हूं। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे चाहता हूं कि यार मुझे इस नंबर की डेटा टाइप जज करनी है कि इस नंबर की डेटा टाइप क्या है, तो बेसिकली मैं इसको कंसोल के अंदर ही लिखता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहां पे लिखता हूं टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ, किस कीवर्ड की टाइप ऑफ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अगर आप इस नंबर के कीवर्ड को डालेंगे और इस कंसोल इस फंक्शन के अंदर तो ये आपको इसकी टाइप को चेक करके बता देगा। तो ये बता रहा है कि एक नंबर डेटा टाइप है। इसी कंडीशन की वजह से हमारा जो है था वो ये वाला जो ट्रिपल इक्वल टू के साथ हमारी ये जो इफ का चेक है ये नहीं चला, क्योंकि जब इसने डेटा टाइप को चेक किया तो वो कंडीशन पे फॉल्स नहीं किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने इसके अंदर ये वाली चीज़ें देख ली, हमने स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के अंदर देखें, अब स्ट्रिंग के अंदर अगर आप लोग ये चाहते हैं कि यार मैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर मैं उसकी लेंथ को गेट करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कितनी लेंथ है, लेट्स सपोज इसके अंदर कितनी लेंथ है, 2 की लेंथ है, तो मैं यहाँ पे अगर इसकी लेंथ गेट करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रिंग टाइप का इसका कीवर्ड डालूंगा यहाँ पे ये, और डॉट यहाँ पे लिख दूंगा लेंथ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या शो होगा, 2। अब अगर आपने किसी कंडीशन के अंदर स्ट्रिंग की या आपने किसी अरे की लेंथ को चेक करना है तो यहाँ पे आप उस अरे का नाम और साथ आगे डॉट लेंथ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी अरे मिल जाएगी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंसोल करना चाह रहा हूँ, इस वाली स्ट्रिंग को
रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। वो वाले मेथड्स की जो डिटेल्स है वो मैं वीडियो लंबी ना हो उसके अंदर मैं आपको इसके अंदर ही जो है वो चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्पल जो है वो पुश कर दूंगा, आप उसको ईजिली देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये वाली चीज़ देख लिया कि जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल होगी अगर आप उसको फाइल के अंदर सेव करना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली आपकी .js की एक्सटेंशन के साथ स्टोर होगी। ठीक है, जैसा कि अगर आपके पास एक फाइल है होम, तो आपने अगर उसको जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन के साथ स्टोर करेंगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल कहलाएगी। इसी तरह हम लोगों ने ये वाली चीज़ भी देख लिया कि प्रिंट और व्यू करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कंसोल यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर हमारे लिए क्या काम करता है, स्ट्रिंग लिटरल क्या काम करते हैं और टर्नरी ऑपरेटर क्या काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि मेरे पास स्प्रेड ऑपरेटर क्या काम करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लेता हूँ। ठीक है, और उस कांस्टेंट को मैं कह देता हूँ कि इज चेक कह देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल को, इज चेक, और मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देने लगा हूँ टर्नरी ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली मेरे पास ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है, या तो वैल्यू अगर ट्रू होगी तो मेरे लिए क्या काम करना चाहिए, अगर वैल्यू मेरी फॉल्स होगी तो मेरे लिए क्या काम करना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ अगर इज चेक इक्वल टू ट्रू है, तो आप अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, इस चीज के आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। इसका मतलब है अगर ये ट्रू है तो मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग कर दो मेरे लिए यहाँ पे वैल्यू ट्रू है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर कॉलन के साथ आप इसकी फॉल्स कंडीशन लिख सकते हो, जैसा कि अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो आपको क्या चीज प्रिंट करनी है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, अब मैं अगर इस चीज को रन करूंगा तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज प्रिंट होती है। तो ये देखें, अब यहां पे मेरे पास ये वाली कंडीशन ट्रू थी, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज एग्जीक्यूट होती है वो ट्रू कंडीशन होती है। ठीक है, और यहां पे जो हमारे पास कंसोल के बाद वाली जो कंडीशन है जो कॉलन के बाद होगी वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, वो हमारे पास फॉल्स कंडीशन होती है। तो अगर मैं इस चीज को यहां पे फॉल्स कर दूंगा तो जो मेरे पास वैल्यू प्रिंट होगी वो फॉल्स वाली होगी। हम इस चीज को भी रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें, आपने यहां पे चेक किया कि हमारे पास फॉल्स कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग मजीद चीज़ों को देखेंगे कि हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर क्या काम करता है, और इसी तरह हम लोग, ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कॉन्स्ट न्यू अरे। अब हम यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो देखने लगे हैं कि हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर का क्या काम करता है। स्प्रेड ऑपरेटर का काम, हम स्प्रेड ऑपरेटर को 3 डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, 3 डॉटेड लाइन से हम स्प्रेड ऑपरेटर को शो करते हैं, और मैंने स्प्रेड ऑपरेटर को कहा कि इसके अंदर जो हमारी अरे है उसको इस अरे के अंदर स्प्रेड कर दो। स्प्रेड करने का मतलब है कि जो हमारे पास ये वाली अरे है, ये अब्दुल वाली, इसकी सारी वैल्यूज, ये जो हमारे पास न्यू अरे है इसके अंदर स्टोर कर दो, और साथ ही मैंने उसको कोमा डाल के कह दिया कि उसकी सारी वैल्यूज को इसके अंदर स्टोर करो, और इसके साथ साथ मजीद इसके अंदर जो है वो ABC को भी स्टोर कर दो। ठीक है, आपने स्प्रेड ऑपरेटर का आप चीज समझी। स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया, उस अरे की सारी वैल्यूज को हमने जो न्यू अरे है इसके अंदर स्प्रेड कर दिया। मतलब इसके अंदर स्प्रेड करने का मतलब है उसकी सारी वैल्यूज को इस न्यू अरे के अंदर स्टोर कर दिया, और साथ कोमा लगा के अगर मैं कोई और वैल्यू भी ऐड करना चाहता हूं तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। लेट्स सपोज कि मैं इस एग्जांपल को कंसोल करके देखना चाहता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहां पे जाके क्या किया, मैंने इसको, ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज को प्रिंट करता हूं तो मैं देखता हूं कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज प्रिंट होती हैं। तो यहां पे आप देखें, अली, अब्दुल, बिलाल, अतीक, अब्दुल और हारिस, हमारे पास जो वैल्यू स्टोर थी वो इस वाले इसके अंदर स्टोर थी। ठीक है, और इसके अंदर हमने लास्ट में पुश किया था हारिस। उसके बाद हमने कहा स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया, उस अरे को न्यू अरे के अंदर स्प्रेड कर दिया,
उसकी वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया और साथ ही मैंने ए बी सी की एक नई वैल्यू अरे के अंदर इंसर्ट कर दी। तो स्प्रेड ऑपरेटर हमारे लिए क्या काम करता है कि उस अरे को स्प्रेड करता है, हम उसकी मदद से एक नई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि इसकी मदद से हमारा जो सिंटैक्स है वो कितना शॉर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता तो मैं सारी वैल्यूज़ को दोबारा लिखता फिर एबीसी को लिखता तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना था, हमारे पास एक लेंथी प्रोसीजर हो जाना था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल, जो कि एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल क्या है? लेट्स सपोज कि आपने एक कांस्टेंट टाइप न्यू स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, अब ये न्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, आप इसके अंदर लिखते हो ए बी सी, दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग। ठीक, अब इसके अंदर आप इस वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करना चाहते हो, भी प्रिंट करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो आप इन कोमा की मदद से नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग लिटरल्स बेसिकली क्या काम करते हैं? स्ट्रिंग लिटरल हमारे लिए क्या काम करते हैं कि हमारे लिए जो डायनामिक वैल्यूज हैं इनको एक स्ट्रिंग के अंदर डायनामिकली इंसर्ट करके उसको शो करते हैं। इसको करने के लिए आपने ये बैकटिक यूज करना है। ठीक है, बैकटिक यूज करने के बाद आपने जो वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर डायनामिकली स्टोर करनी है, आप उसके लिए डॉलर साइन यूज करेंगे और आप उसके आगे ये लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस लगा के, उस वेरिएबल का नाम अगर आप यहां पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और आप इस चीज को कंसोल करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे हमारे पास क्या चीज हमें शो होती है। लेट्स से कि हम इस वाली चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और इस वाली चीज़ को देखते हैं। तो हम इस चीज़ को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने लिखा दिस इज 10। तो स्ट्रिंग लिटरल बेसिकली क्या काम करते हैं? हमारे लिए डायनामिक वैल्यूज एक स्ट्रिंग टाइप के अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर देख लिया, स्प्रेड ऑपरेटर देख लिया। अच्छा, ऑप्शनल चेनिंग क्या काम करती है? ये भी एक मेन कॉन्सेप्ट है ऑप्शनल चेनिंग का। अच्छा, ऑप्शनल चेनिंग, लेट्स से कि मैंने एक कांस्टेंट लिया, मैंने इसे कह दिया कि न्यू ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी। हम इस एग्जांपल को छोड़ते हैं, हम अपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करते हैं, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को मैंने यहाँ से कट कर दिया नीचे। ठीक है, नीचे जाके मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग की चीज़ों को देखते हैं। हम इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कैसे गेट कर सकते हैं हम लोग वो भी देखते हैं। लेट्स सपोज कि आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट करना चाह रहे हो कंसोल डॉट लॉग, और आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट करना चाह रहे हो अब्दुल को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओबीजे डॉट नेम। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या चीज़ प्रिंट होगी? सिर्फ अब्दुल प्रिंट होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ क्या प्रिंट हुआ? अब्दुल प्रिंट हुआ। ठीक हो गया, मेरे पास क्या प्रिंट हुआ? अब्दुल प्रिंट हुआ। एक तरीका आपके पास क्या है? ये है। एक तरीका आपके पास क्या है कि अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं और आप ओबीजे के अंदर ऑब्जेक्ट को गेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं नेम, इस तरह। तो हम देखते हैं क्या ये एग्जांपल काम करती है हमारे लिए। तो देखें, इस तरह से भी आप उस चीज़ को गेट कर सकते हैं, इस तरह से भी गेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने देख ली कि हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को किस तरह गेट कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो हमने देखना है कि हमारे पास ये वाला ऑपरेटर जो है वो ऑप्शनल चेनिंग क्या काम करता है, ये कहाँ कहाँ हमें यूज़ करना चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ओबीजे, ओबीजे के बाद मैंने डॉट लिख दिया एबीसी। अब यहाँ पे देखें कि एबीसी नाम की कोई भी की इस ऑब्जेक्ट में मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे क्या है? नेम है, एज है, स्कूल है। अब मैं इस चीज़ को एबीसी नाम की के आगे कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं है। तो अगर मैं अब इस चीज़ को रन करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा? एक अनडिफाइंड का एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ तो नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक और, मैं कहता हूँ एबीसी के अंदर एक और वैल्यू है जिसका नाम है स्कूल, लेट से। अब मैं इस चीज़ को रन करता हूं तो देखता हूं मेरे पास क्या आता है। तो मेरे पास उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा कोड को जो है उसने कह दिया अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है। अब बेसिकली ऑप्शनल चेनिंग हमारी क्या काम आती है? अब यहाँ पे
अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्कूल मौजूद है, बट मेरी इस एग्जाम्पल का जो मतलब है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक और ABC का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, इसके अंदर नेस्टेड एक ऑब्जेक्ट हो और इसके अंदर स्कूल हो, अब मैं इस चीज़ को प्रिंट करूँगा तो ये मुझे प्रिंट कर देगा। सॉरी, और इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू जो है वो गेट नहीं की। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये DPS आ गया। इसी तरह उसने ये लाइन का ये मतलब है। ठीक है, अब लेट्स सपोज के मेरे पास ये वाला वैल्यू मौजूद ही नहीं है, तो मुझे अब इसने यहाँ पे क्या एरर दिया। अब मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा था कि मुझे ये चीज़ आएगी, मतलब कहीं से भी, तो मैं इसको इस तरह लिख दूंगा, लेकिन उसने मुझे यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को बचने के लिए, ताकि आपका जो कोड है वो फटे ना, कोड आपका जो है वो ख़राब ना हो, आप इसको हैंडसम तरीके से इस तरह के एरर को हैंडल करें, तो हम यहाँ से उस चीज़ से पहले क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो ये ऑप्शनल चेनिंग का मतलब यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क के बाद डॉट ऑप्शनल चेनिंग का मतलब हमारे पास ये है कि ये ABC के अंदर स्कूल की वैल्यू अगर है तो इस चीज़ को प्रिंट कर दो, और अगर नहीं है तो मुझे अनडिफाइंड प्रिंट कर दो, मुझे इस तरह का एरर थ्रो ना करो। तो अब मैं इस चीज़ को रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो एरर मैसेज आया वो आया है अनडिफाइंड का। बट अगर मैं ऑप्शनल चेनिंग को ना करता तो मेरे पास क्या एरर आना था, मेरे पास कोड ब्लॉक फट जाना था, उसने कहा ये मेरे पास वैल्यू है ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इज लाइक चेनिंग ऑपरेटर एक्सेप्ट इंस्टेंट ऑफ कॉजिंग एन एरर नलिश एंड अनडिफाइंड द एक्सप्रेशन शॉर्ट सर्किट कैन रिटर्न अनडिफाइंड। ठीक है, ये इसके अंदर एक एग्जांपल भी सेम एज इट इज यही दी गई है। अच्छा, नलिश क्लैसिंग का बेसिकली हमारे पास क्या मतलब है कि अगर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, इज अ लॉजिकल ऑपरेटर दैट रिटर्न इट्स राइट हैंड साइड इफ द नल हैंड साइड इज नल। देखिए, अब मैं इस चीज एग्जांपल को इधर से ही कॉपी करता हूँ और एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट डबल क्वेश्चन मार्क है इस साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये नल है या जीरो है, तो ऑप्शनल चेनिंग, ये जो हमारे पास ऑपरेटर है नलिश, तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे लिए राइट हैंड साइड को प्रिंट कर देगा। सॉरी, ये अगर हमारी ये नलिश और अनडिफाइन है, अगर ये हमारी यहाँ पे नलिश और अनडिफाइन है तो ये राइट हैंड साइड को प्रिंट करेगा, और अगर यहाँ पे जीरो है या कोई भी ऐसी वैल्यू है तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को ही प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास 42 को प्रिंट करेगा, और अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैंने जीरो लिख दिया, तो अब ये हमारे लिए क्या करेगा, जीरो को प्रिंट करेगा। तो ये बेसिकली इस चीज़ की एग्जांपल है। अब अनडिफाइंड और नल के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली थी। अनडिफाइंड क्या होती है, जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही ना किया गया हो तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आता है। जैसा कि हमने यहाँ पे स्कूल, ABC के अंदर स्कूल था ही नहीं, मतलब यहाँ पे अगर ABC है ही नहीं है, ये देखें यहाँ पे ABC नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास, अनडिफाइंड। कोई भी ऐसा वेरिएबल जो डिक्लेयर्ड ही नहीं है उसको हम क्या, वो उसकी जगह वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। बट अगर हम यहाँ पे नल प्रिंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एक नल ऑपरेटर होगा। ऐड कमेंट को हम लोगों ने देख लिया, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू को देख लिया, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने देख लिए, फैट एरो फंक्शन को हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। बाकी ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, रिप्लेस कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम इस एग्जांपल को भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये एग्जांपल हमारे लिए क्या काम करती है। ये देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली जो एग्जांपल है हमारे पास, ये हम लोग इसको रन करके देखते हैं ये एग्जांपल हमारे लिए क्या काम करती है। अब ये देखिए, ये स्ट्रिंग है और मैं स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली एक फंक्शन है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने लिखा कि जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है और साथ मैंने इसके आगे स्पेस दे दी। ठीक है, और मैंने -G, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है G, इसका जो मतलब है वो ये है कि ये पूरी स्ट्रिंग के अंदर हर एक एक पॉइंट पे जाके चेक करेगा। तो मैंने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया इस चीज़ के साथ, माइनस के साइन के साथ। अगर मैं इस चीज़ को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये क्या हमारे लिए प्रिंट करता है। सॉरी, अब मैंने इसको कंसोल में प्रिंट नहीं किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ जहाँ फॉरवर्ड स्लैश है और जहाँ जहाँ स्पेस है उसकी जगह माइनस का साइन हमें यहाँ पे शो कर देगा। देखिएगा, ये देखें,
तो रिप्लेस का कीवर्ड हमारे लिए यहाँ पे ये काम करता है। इसी तरह इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं, कुछ कॉमन यूज़ केसेस हैं, वो आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल है, एग्जाम्पल के साथ आप इसको स्टडी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, हम इसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जावास्क्रिप्ट की तकरीबन बहुत सी बेसिक्स को हमने कवर किया जो कि हमें रिएक्ट की वीडियो में काम आएंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं।